हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSc मूड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो 2021 में बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि ये फिजिक्स का वीडियो आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आपके चैप्टर 2 कैपेसिटर एंड करेंट, इससे जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में कवर किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये आपका वीडियो दूसरा वीडियो है और ऐसा आपको वीडियो जो है डेली मिलेगा आपके हर चैप्टर से रिलेटेड। और अगर आप मॉडल पेपर का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पर करेंट एंड कैपेसिटर से पहला क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो है वो फैराड होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है किसके? त्रिज्या के। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न, कि जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता क्या होती है? तब इसकी धारिता जो है वो घटती है। मैं आपको बता दूं, आप लोग जो है इस वीडियो को सुन भी लीजिएगा तो आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो संधारित्र की धारिता जो है वो बढ़ती है। मैं आपको बता दूं कि तब जो है संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भिन्न धारिता वाले संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उन पर आवेश क्या होगा? तो उन पर आवेश जो है समान होता है, जैसा कि यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। तो वो हमेशा अधिक जो है 1 से अधिक होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी तुल्य धारिता है। इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? C/3 हो जाएगी। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, C/3 हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संधारित्र के समांतर संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है? तो वो रहती है आपका विभवांतर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 64 बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता होगी। तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? 20 माइक्रोफैराड हो जाएगी। किरे बाबा। उसके बाद आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवन का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तो आपका ध्रुवन जो है स्थितिज ऊर्जा पर और ऊष्मीय ऊर्जा पर, दोनों पर डिपेंड करता है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों पर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक है। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति मीटर, VM इनवर्स, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, इसकी ऊर्जा है। तो इसकी ऊर्जा जो है 2.5 × 10⁻³ जूल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन, ठीक है, में संचित ऊर्जा का मान होगा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान 1/2ε0 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? 3 × 10⁻⁶ VM इनवर्स यानी वोल्ट प्रति मीटर। उसके बाद आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध में हैं। इनके चरम सिरों पर जो है 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर है, तो समांतर पर विभवांतर जो है वो 800 वोल्ट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। तो उस पर आवेश क्या होगा? तो वो होगा 5 × 10⁻⁵
कूलम। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न कि यदि एक शीशे के छड़ को हवा संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुसाया जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है दो संधारित्र प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है और उसमें 0.5 माइक्रोफैराड की धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है तो कुल धारिता होगी, तो कुल धारिता क्या होगी, 0.4 माइक्रोफैराड। उसके बाद आपका जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न है धातु के बने दो गोलाकार चालकों को धारिता C1 और C2 है तो दोनों में कुछ आवेश हैं, यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों की स्थिति Q1 आवेश Q1 और Q2 के बीच संबंध क्या हो जाएगा, तो वो Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समान धारिता के तीन संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है, यदि उन्हें समांतर जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, यहाँ पर आंसर देख सकते हो ऑप्शन सी 54 माइक्रोफैराड। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्था में तुल्य प्रतिरोध का अनुपात होगा, दोनों अवस्था में तुल्य प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वो n² होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है क्या करता है, कई लाख वोल्ट का विभवांतर। मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में इस बार 2 गुने क्वेश्चन देखे जाएंगे, जिसमें अगर जो है आपका 42 क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहेगा। ये आपका जो है 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपका 35 का जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न है एक युक्त चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर होता है, तो वो होता है आपका दिया गया आवेश बटा विभवांतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से देखें। एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है तब इसे एक भूकृत संक्रीय गोले से घेर दिया जाता है और उन गोलों की त्रिज्या का अनुपात होगा, गोले के त्रिज्या का अनुपात n/n-1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की धारिता गोलीय चालक के रूप में कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 711 माइक्रोफैराड। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है किसी चालक के तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका 4 गुना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, तो वो होती है अपसरित। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है किरचॉफ के बिंदु के नियम इस नियम का पालन करता है, किस नियम का पालन करता है, तो वो करता है आवेश के संरक्षता के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है आपको ऊर्जा मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग की समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो संयोग की समतुल्य प्रतिरोध 1/16 ओम हो जाएगा। उसके बाद आपका 34वां नंबर प्रश्न है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V² होती है, किलोवाट घंटा मात्रा की किसका, ऊर्जा का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है दो प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उनसे एक विद्युत धारा प्रवाहित हुई है, तो इसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो वो 2:1 हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है, तो विद्युत क्षेत्र के सुरक्षित चरित्र। उसके बाद आपका नेक्स्ट 38वां नंबर प्रश्न है तांबे तथा जर्मेनियम के तार के कमरे के ताप पर 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तब प्रतिरोध होगा, तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तांबे के तार घटेगा और जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि
एक विभव मापी के तार की लंबाई L, तार के धनात्मक सिरे L/3 लंबाई पर विद्युत वाहक बल E एक सेल संतुलित होता है, तो यदि तार की लंबाई L/2 बढ़ा दी जाए तो उस सेल द्वारा की लंबाई का संतुलन बिंदु मिलेगा। किस पर मिलेगा? L/2 पर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विद्युत वाहक बल की विमा है। विद्युत वाहक बल की विमा क्या है? तो mL² I−1 और T⁻⁻3। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉन समविभवीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो कार्य करता है। क्या कार्य करता है? इस पर कोई कार्य नहीं होता है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा जो है आपका आवेश का मात्रक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ की प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? 2 गुना हो जाएगी। उसके बाद 45वां नंबर प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, ठीक है, इसका बीमा क्या हो जाएगा? तो ये mL का पावर जो है 3 और T का पावर -3 और I का पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 46वां नंबर प्रश्न है, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर। विद्युतीय परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। आपका नेक्स्ट प्रश्न, आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसमें संयोजन न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है तो वो 1/3 ओम पर। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न, एक